हेडिंग डालना डी कार्बोक्सिलेशन। इसमें लिखना कार्बोक्सिलिक एसिड लूज CO2, कार्बोक्सिलिक एसिड लूज CO2, कार्बोक्सिलिक एसिड लूज CO2 to form hydrocarbon, to form hydrocarbon, to form hydrocarbon on heating sodium or potassium salt of sodium and potassium salt of carboxylic acid with soda lime और स्मॉल ब्रैकेट में लिखना सोडा लाइम को NaOH प्लस CaO, NaOH प्लस CaO। तो इसमें देखना अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और सोडियम का सॉल्ट लेते हैं तो सोडियम का सॉल्ट लेंगे तो ये तो एसिड है, H प्लस निकाल देगा तो यहां क्या बनेगा सोडियम का सॉल्ट। अगर हम इस सोडियम के सॉल्ट को NaOH यानी सोडा लाइम और CaO के प्रेजेंस में अगर हम हीट करेंगे यानी क्या क्या हुआ, पहले कार्बोक्सिलिक लिया, कार्बोक्सिलिक को सोडियम के प्रेजेंस में हमने ले रहा है तो सोडियम के प्रेजेंस में लेंगे तो क्या बनेगा सोडियम का सॉल्ट बनेगा या पोटेशियम का सॉल्ट बनेगा। तो ये हाइड्रोजन हट जाएगा और सोडियम का ये सॉल्ट कहलाएगा। इसको हम हीट करेंगे NaOH यानी यही यहां पर सोडियम जुड़ा हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड और उसको हीट कर देंगे। जब हीट करेंगे तो यहां से CO2 बाहर निकलेगा, CO2 बाहर निकलेगा तो यहां से हमें CO2 बाहर निकालना है। तो यहां पर ये वाला पार्ट को बाहर निकालना है, इस वाले पार्ट को बाहर निकालना है। तो ये क्या बन गया Na2CO3 क्योंकि अगर CO2 बाहर निकलेगा और उसमें क्या है NaOH है तो ये एसिड है और ये बेस है, एसिड और बेस मिलकर क्या बन जाएगा Na2 सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो हमें कुल मिला के Na2CO3 को बाहर निकालना है। उससे अब क्या बन जाएगा ये वाला और ये वाला अटैच हो जाएगा तो हाइड्रोकार्बन बन जाएगा यानी इसमें बनेगा CH4 प्लस Na2CO3। जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला वो NaOH के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना दिया सोडियम कार्बोनेट, इसीलिए Na2CO3 लिखा जाता है। तो इस पार्ट को बाहर निकाल देना है और बच जाएगा हाइड्रोकार्बन। तो स्टेटमेंट में बोल भी रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड लूज CO2, ये कार्बोक्सिलिक एसिड CO2 लूज कर देगा तो लूज करेगा तो ये NaOH के साथ रिएक्शन करके कार्बोनेट बना देगा टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन। अभी हमें बन गया हाइड्रोकार्बन CH4 मीथेन। टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन ऑन हीटिंग सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम या पोटेशियम के सॉल्ट को हम जब NaOH में हीट करेंगे तो CO2 बाहर निकलेगा, CO2 NaOH से रिएक्शन करके Na2CO3 बाहर निकाल देगा। समझ में आ गया ना? आगे लिखना सेकेंड पॉइंट डाल के लिखना, ये एक पॉइंट NCERT में, सेकेंड पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं, राइट डाउन करना। When two carboxylic acid attached with same carbon, when two carboxylic acid attached with same carbon और स्मॉल ब्रैकेट में लिखना जेम कार्बोक्सिलिक, जब एक ही कार्बन पे लगा होता तो उसको जेमिनल बोलते हैं। तो जेम कार्बोक्सिलिक
जेम कार्बोक्सिलिक, कॉमा डाल के लिखना, डीकार्बोक्सिलेशन टेक प्लेस, डीकार्बोक्सिलेशन टेक प्लेस सिंपली हीटिंग, डीकार्बोक्सिलेशन टेक प्लेस सिंपली हीटिंग। यानी अगर दो CaOH लगा रहेगा एक ही कार्बन पे, उस केस में हमें सोडा लाइम NaOH और CO को लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और एक क्वेश्चन अवश्य उसमें है एम एस चौहान में, इसलिए बोला था एम एस चौहान। ये केवल एनसीईआरटी में डिस्कशन है। और ये जो मैं बोल रहा हूं, अगर एक ही कार्बन पे दो COH अटैच होगा तो इसको अगर हमें डीकार्बोक्सिलेशन करना है तो इसमें हमें सिंपली हीटिंग करना पड़ेगा। और जब हम सिंपल हीटिंग करेंगे इसको, तो हीटिंग करने से CO2 बाहर निकलेगा और एक को बाहर निकालना है, दोनों को बाहर नहीं निकालना है। ये बन जाएगा CH3COOH प्लस CO2। इसको याद रखना है कि ये एक ही को बाहर निकालना है। तो अगर हम नॉर्मली हीटिंग करेंगे तो एक ही बाहर निकलेगा। इसको बोलते हैं माइलोनिक एसिड, माइलोनिक एसिड। तो अगर जेमिनल कार्बोक्सिलिक है और हीटिंग करेंगे सिंपली, इसमें हमें NaOH और CO में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एक COH को यहां से CO2 बना के बाहर निकाल देना है और ये पार्ट जुड़ता रहेगा। नेक्स्ट थर्ड लिखना, अल्फा कीटो एसिड, अल्फा कीटो एसिड, अल्फा कीटो एसिड, अल्फा कीटो एसिड ऑन हीटिंग, अल्फा कीटो एसिड ऑन हीटिंग, अल्फा कीटो एसिड ऑन हीटिंग concentrated H2SO4, concentrated H2SO4 undergoes decarboxylation, undergoes decarboxylation, undergoes decarboxylation, give मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, गिव मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, गिव मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, गिव मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो इसमें तीसरा क्या बोल रहा है, अल्फा कीटो एसिड। यानी अल्फा कीटो एसिड बोले तो CH3C डबल बॉन्ड O और COOH है, मेन ग्रुप ये है। इसके लगा हुआ कार्बन, इसको अल्फा कीटो एसिड के नाम से जानते हैं। अल्फा कीटो यानी अल्फा पोजीशन पे कीटोन जैसा है, अल्फा कीटो एसिड। इसको अगर हम हीट करते हैं किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 में। ये याद रखना पड़ेगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 में अगर हम हीट करते हैं तो ये क्या करना है, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। यानी इसको और इसको जोड़ देना है, और नहीं तो इसको इसको जोड़ोगे तो कार्बोक्सिलिक बनाना है, CO2 को बाहर निकालना है। यानी इसमें CH3COOH प्लस CO2 बनेगा। यानी इस पार्ट को जोड़ दो और CO2 बना के निकाल दो इसको, या इसको इसको जोड़ो तो फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये कार्बोक्सिलिक में चला जाएगा। ये दोनों पार्ट जुड़ जाएगा और ये CO2 बन के बाहर निकल जाएगा। इसको डायरेक्टली याद रखना है। फोर्थ वन लिखना, बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो एसिड अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन, बीटा कीटो एसिड अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन simply by heating, simply by heating
simply by heating it form ketone and release CO2, तो फोर्थ वन क्या बोल रहा है, बीटा कीटो एसिड है, यानी बीटा पोजीशन को होना चाहिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और COOH। अगर ये मेन ग्रुप है तो ये अल्फा और ये बीटा, ये अल्फा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा। अगर बीटा कीटो एसिड दिया है तो हम उसको, अगर हमें डिकार्बोक्सिलेशन कराना है तो केवल सिंपली हीटिंग करना पड़ेगा, इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर हम इसको सिंपली हीटिंग करेंगे तो ये पार्ट CO2 बन के बाहर निकल जाएगा और ये कीटोन बन जाएगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 प्लस CO2 बनेगा। तो 4 यहां 4 हमने डिकार्बोक्सिलेशन बताया, ठीक है, इसको लिखो पहले चारों को। तो 4 तरह का डिकार्बोक्सिलेशन बताया, ठीक है। पहला क्या है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है, सिंपली केवल कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्फा बीटा या जेमिनल नहीं है, देखो इसमें जेमिनल है, ये अल्फा कीटो एसिड है और ये बीटा कीटो एसिड है, 4 तरह का आएगा। और एक नॉर्मल क्या है, कार्बोक्सिलिक है, और एक नॉर्मल कार्बोक्सिलिक को अगर करना होगा तो उसके लिए हमें सोडा लाइम यूज करना पड़ेगा, इसमें NaOH और CO लेके हीटिंग करना पड़ेगा, ये एनसीईआरटी में। तो इसमें हमें क्या करना है, Na2CO3 को बाहर निकालना है, मतलब जब CO2 बाहर निकलेगा और बेस लिया जाएगा तो ये कार्बोनेट बना देगा। तो इस केस में अगर सिंपली क्या हो, कार्बोक्सिलिक हो, तो सिंपल कार्बोक्सिलिक अगर दिया जाए तो सोडा लाइम लेना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, अगर जेमिनल कार्बोक्सिलिक है, एक ही कार्बन पे दोनों है COH, अगर उसको हीटिंग करोगे तो एक CO2 बाहर निकालना है और एक COH को ऐसे ही छोड़ देना है। तीसरा, अगर बीटा कीटो एसिड है, यानी ये अल्फा, अगर ये मेन ग्रुप है तो ये अल्फा होगा, सॉरी अल्फा कीटो एसिड है, ये अगर मेन ग्रुप है तो ये अल्फा कीटो एसिड है, ये अल्फा कीटो एसिड है, तो उसके लिए हमें कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीटिंग की जरूरत पड़ता है। उस केस में ये वाला और ये वाला जुड़ जाएगा और इसका फर्दर ऑक्सीडाइज होकर ये कार्बोक्सिलिक बन जाएगा और ये CO2 पार्ट बाहर निकल जाएगा यहां से, क्योंकि यहां से जब बनेगा एल्डिहाइड वगैरह तो वहां से फिर से फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए उसको कार्बोक्सिलिक बना देगा। फोर्थ वन में जो है वो है बीटा कीटो एसिड। बीटा कीटो एसिड में ये अल्फा हो गया, मेन ग्रुप से जुड़ा हुआ, और ये बीटा हो गया। बीटा कीटो एसिड में हमें H2SO4 लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अगर एक कीटोन बनता भी है तो इसका फर्दर ऑक्सीडाइज हो नहीं पाएगा ये, तो यहां से इस पार्ट को बाहर निकाल देना है, इसको CO2 बना देना है और ये कीटोन बन जाएगा। तो 4 तरीके के डिकार्बोक्सिलेशन होते हैं, समझ में आ गया। सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड, जेमिनल कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड और बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। चारों में याद रखना है क्या क्या हुआ। इसमें हमें Na सोडा लाइम की जरूरत पड़ेगा, इसमें हमें कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, और इसमें हमें कंसंट्रेटेड H2SO4, इसमें भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी जेमिनल में और बीटा में कोई कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल हीटिंग चाहिए उसको। और इसमें सोडा लाइम और इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करेगा। समझ में आ गया, ये लिख लिए। प्रोडक्ट बनाना है इसका,
एक मिनट रुक जाओ। पोजीशन चेंज करने दो। यहां लिख लो पोजीशन, इसको हटा दो, सिंपली हीटिंग है। क्या होगा प्रोडक्ट, किस कैटेगरी में आएगा ये, किस कैटेगरी में दिख रहा है? 1 2 3 4 किसमें आएगा? फोर्थ में आएगा। मेन ग्रुप ये है, मेन ग्रुप ये है, और ये इसके क्या हो जाएगा? अल्फा, और ये क्या हो जाएगा? बीटा। मेन ग्रुप ये है, इधर से ये अल्फा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? और ये इसके, और जेमिनल भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये अल्फा है तो ये बीटा है, तो इस पोजीशन के ये इसके बीटा पे है और इसके बीटा पे है, इसका कुछ नहीं होने वाला है। ये चारों में से कोई कैटेगरी को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि सिंपली हीटिंग ऐसे नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते हम। तो ये इसके बीटा पे है और ये इसके बीटा पे है, यानी CO2 बन के कौन जाने वाला है? ये और ये दोनों। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या कर रहे थे? इसको CO2 बना रहे थे। यहाँ ये वाला कैटेगरी में है अल्फा और ये बीटा, ये किसी कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि अगर इस यहां से हम काउंट करें तो अल्फा, बीटा, गामा। एक मिनट, इससे पहले वाला ये वो सही था, यहां पर अल्फा उल्टा हो रहा है, यही सही था। क्यों? ये इससे जुड़ा हुआ अल्फा और ये बीटा होगा, ये वाला लिखो। इससे जुड़ा हुआ कार्बन क्या होगा? अल्फा। ये क्या होगा? बीटा। ये क्या होगा? अल्फा। ये क्या होगा? बीटा। बन गया प्रोडक्ट। तो अगर बीटा पोजीशन पे कीटो है, बीटा कीटो है, तो उस केस में क्या करते हैं? जो COH है उसको क्या करते हैं? CO2 बना के हटा देते हैं। सिंपली यही काम करते हैं, CO2 बना के हमें हटा देना है। क्योंकि अगर बीटा कीटो है तो सिंपली इसको CO2 बना के हटा देते हैं, जो बाकी होता है वही हमारा प्रोडक्ट होता है। तो ये अल्फा है तो ये बीटा होगा, ये अल्फा होगा तो ये बीटा होगा, और इसके लिए कोई इसमें रिलेशन नहीं है। अगर ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा हो गई, इसका मतलब इसको CO2 बना के बाहर निकाल देना है और इसको CO2 बना के बाहर निकाल देना है। तो इस केस में हमारा प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा COOH प्लस 2CO2। ये चार कैटेगरी ध्यान में रखने का। अब हेडिंग डालो। अब ये एक नेम रिएक्शन है, HVZ रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, HVZ भी, HVZ रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन है। पूरा नाम लिखवा रहा हूं इसका, लेकिन ज्यादा HVZ बोला जाता है इसको, HVZ। इसका पूरा नाम है हेल भोल्हार्ड जेलिन शिंकी रिएक्शन, इसको बोला जाता है HVZ रिएक्शन। इसमें लिखना कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग
कार्बोक्सिलिक एसिड having at least one or more carboxylic acid having at least one or more alpha H atom react with Cl2 or Br2 in the presence of a small amount of red phosphorus to give alpha halo carboxylic acid और ध्यान देना ये रिएक्शन जो है वो एनसीईआरटी में भी है हेलोजिनेशन के नाम से, और ये नेम रिएक्शन है, ठीक है। इसमें भी वही लिखा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग एंड अल्फा एच आर halogenated at the position of alpha position on treatment with chlorine or bromine in the presence of a small amount of red phosphorus to give halocarboxylic acid. The reaction is known as HBZ reaction. अब इसका जो मान लो हमने लिखा CH3 CH2 और यहां लिखा C डबल बॉन्ड O और OH, इसमें एक कंडीशन क्या लगा हुआ है कि अल्फा पोजीशन पे मेन ग्रुप है, इससे जुड़ा हुआ ये अल्फा है, अल्फा पोजीशन पे मिनिमम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर हम इसका रिएक्शन Cl2 और स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फास्फोरस के साथ हम करवाते हैं, ठीक है, और इसमें सेकंड में हाइड्रोलाइसिस है, रेड फास्फोरस के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये बनता है CH3 CH और यहां लग जाएगा Cl, अगर Br है तो Br लग जाएगा। अभी तक तुम्हें एक रिएक्शन मैंने बताया था जिसमें PCl3 के साथ रिएक्शन करवाता था कार्बोक्सिलिक का, और OH हटाता था और क्या लगता था, Cl लगता था। लेकिन इस केस में ऐसा हो रहा है कि ये क्लोरीन उसके अल्फा पोजीशन पर अटैच हो रहा है, यानी कार्बोक्सिलिक के अल्फा पोजीशन पर अटैच हो रहा है, यही फाइनल इसका प्रोडक्ट है। तो इसको ध्यान रखने का कि जब Cl2 और रेड फास्फोरस हो और कार्बोक्सिलिक हो तो अल्फा पोजीशन पर क्या लगाना है, Cl लगाना है, अगर Br है तो Br लगाना है, ठीक है, अगर Br है तो Br लगाना है। तो यही है HBZ रिएक्शन, लेकिन मिनिमम इसके पास एक अल्फा H होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने यहां पर क्लोरीन लेते हैं तो यहां पर OH को हटा के क्लोरीन लगाते हैं, और इस बार क्लोरीन अल्फा पोजीशन पर लग गया है, ऐसा क्यों? अब इसमें जो है वो रेड फास्फोरस हमने क्यों यूज किया, क्योंकि नेम रिएक्शन है। तो अब इसका लिखना मैकेनिज्म, अब हमने रेड फास्फोरस क्यों यूज किया है, क्लोरीन यहां पर क्यों अटैच हुआ है, यहां क्यों नहीं अटैच हुआ है, तो इसका हम लिखेंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में पहला स्टेप जो होगा, स्टेप 1, ये फास्फोरस और ये क्लोरीन रिएक्टिव भी होता है, तो ये फास्फोरस और क्लोरीन जो मिलके ये बन जाता है PCl3, इसको बैलेंस कर सकते हैं, ये बन जाएगा PCl3। तो स्टेप 1 में ये पहले दोनों रिएक्शन करता है और बनता है PCl3। अब स्टेप 2 में क्या होगा, अब जब कार्बोक्सिलिक एसिड को CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O और OH है तो ये रिएक्शन करेगा इस PCl3 के साथ। अगर हमें क्लोरीन को यहां अटैच करना है तो पहले इसको OH को हटाना पड़ेगा, तब यहां क्लोरीन आएगा, नहीं तो नॉर्मल केस में क्लोरीन कहां आएगा। कल एक रिएक्शन बताया था जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और PCl3 के साथ जब हम रिएक्शन करते थे कहां क्लोरीन आता था,
ये OH को हटा के यहाँ, पहले इसको हम यहाँ लाते हैं, तो CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O और ये आ गया Cl, यहां से OH बाहर चला गया, यानी सिंपली OH को बाहर निकला और क्लोरीन इसके साथ अटैच हो गया और ये बन जाएगा H3POCl3, यहां से एसिड बन जाएगा H3PO3। अब यहां पर क्या होगा, ये कार्बन, अब यहां पर हम इसका टोटोमरिज्म करवाएंगे, अब यहां हम करवाएंगे टोटोमरिज्म। बताओ टोटोमरिज्म करेंगे तो क्या बनेगा, टोटोमरिज्म करेंगे तो क्या बनेगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा और यहां OH आएगा, तो यहां पर हम लिखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड C और यहां हो जाएगा OH और यहां, अक्सर हम ये लिखा रहता है तो इसमें हम कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इस बार इसमें से, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है ना, कीटो और इनोल फॉर्म, ये कीटो फॉर्म है और ये इनोल फॉर्म है, डबल बॉन्ड है और OH है, तो ये इनोल फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म है, तो हमने टोटोमरिज्म करवा के ये किया, क्यों किया, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है और ये स्टेबल है, इसलिए इसका टोटोमरिज्म यहां होगा। अब टोटोमरिज्म होने के बाद क्या होगा, ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव हो गया और यहां डबल बॉन्ड आ गया है, डबल बॉन्ड आने की वजह से इतना समझ में आ गया क्या क्या हुआ इसमें, फास्फोरस और क्लोरीन रिएक्शन करके PCl3 बना, अब कार्बोक्सिलिक का PCl3 का रिएक्शन करवाया हमने, यहां Cl बना, OH हट गया और Cl बना, फिर हमने उसका टोटोमरिज्म करवाया, लिख लिए, तो मैं इस स्टेप को हटा रहा हूं। अब टोटोमरिज्म करने के बाद होता है क्या, यहां पर इस जो क्लोरीन हमने लिया है, इस क्लोरीन को ये दो पार्ट में ब्रेक कर देता है, एक पार्ट Cl प्लस बन जाता है और एक पार्ट Cl माइनस बन जाता है, एक पार्ट Cl प्लस बन जाएगा और एक पार्ट Cl माइनस बन जाएगा। अब होगा क्या, यहां पर ये बॉन्ड टूटता है, ये डबल बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये बॉन्ड टूटता है और यहां पर OH लगा हुआ है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये बॉन्ड अपना तोड़ता है, तो इस स्टेप के बाद मैं लिख रहा हूं स्टेप 3। अब इसमें क्या होगा, CH3 CH और यहां और COH यहां प्लस होगा और यहां Cl होगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, एक Cl जो है यहां जुड़ जाएगा, CH3 और CH और एक Cl को हमने जो प्लस वाला था यहां जोड़ दिया और जो एक माइनस वाला था वो यहां जोड़ दिया, ये हमारा प्रोडक्ट बना। अब हम इसको क्या कर देंगे, हाइड्रोलाइसिस। जब हम इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहां पर ये दोनों OH रिप्लेस हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा CH3 CH और यहां Cl और COH OH और यहां OH हो जाएगा। अब यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा और ये हो जाएगा CH3 CH Cl और ये वाटर जब रिमूव होगा तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O और OH, फिर से ये कार्बोक्सिलिक ही बन गया और इस बार जो क्लोरीन है वो अल्फा पोजीशन पर लगा। ये लिखे गया, या दूसरा स्टेप भी इसमें लिख सकते हो, जैसे कि ये माइनस और ये प्लस बना
तो यहां पर अगर क्लोरीन माइनस यहां आता है, प्लस पे हम नहीं भी लगाते हैं, तो CH3CH और यहां Cl हो जाएगा और COH और यहां Cl होगा। यहां प्लस है तो हमने जो वाटर लिया था, अब वाटर के पास क्या है, लोन पेयर, और यहां क्या है, प्लस है, तो ये यहां जा सकता है। तो दोनों स्टेप हम फॉलो कर सकते हैं, CH और यहां Cl है और COH है और यहां Cl है। जब ये यहां आएगा तो यहां OH2 प्लस बन जाएगा, OH2 प्लस बन जाएगा। अब जब प्लस बनेगा तो यहां से क्लोरीन क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। क्लोरीन क्या होगा, बाहर निकलेगा। जब बाहर निकलेगा तो क्या छोड़ के जाएगा, प्लस, और यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहां से दोनों हाइड्रोजन निकलेगा तो यहां पर माइनस क्रिएट होगा, यानी फाइनल यहां पर क्या हो जाएगा, CH और Cl, और यहां हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये OH हो जाएगा। इसीलिए हम लास्ट में हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। स्टेप 2 में देखो उसमें H2O लिखा हुआ है, तो या तो इसको फॉलो कर लो या तो इसको फॉलो कर लो। इसको याद रखना है डायरेक्ट कि HBZ रिएक्शन में मेन इसका मैकेनिज्म ये याद रखना है कि यहीं पर क्यों जुड़ा है और रेड फास्फोरस को क्यों यूज किया गया। तो रेड फास्फोरस को PCl5 बनाने के लिए, PCl3 बनाने के लिए यूज किया गया है, ठीक है, और यहां पर जुड़ेगा, यानी अल्फा पोजीशन पे क्लोरीन या ब्रोमीन जुड़ेगा। आगे रिएक्शन लिखना। अब यहां पर हम 2-3 रिएक्शन लिखेंगे। अगर हमें ऑलरेडी HBZ का रिएक्शन दे रखा है, ऑलरेडी हमें HBZ का रिएक्शन दे रखा है, मान लो हमने CH3 और CH और यहां है Cl और यहां है C डबल बॉन्ड O और OH है। अगर हम इसका रिएक्शन करवाते KOH के साथ, KOH के साथ, तो सिंपली इसका रिएक्शन क्या होगा, यानी HBZ का रिएक्शन है, HBZ का रिएक्शन देखे रहा, यानी HBZ बन चुका है, उसका अगर रिएक्शन हम KOH के साथ करवाते हैं तो KOH के साथ करवाएंगे तो ये Cl बाहर जाएगा और इसके जगह पे आ जाएगा OH, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा, यानी ये HBZ का रिएक्शन है। अगर और एक HBZ दिया हुआ है CH3CH और यहां Cl है और C डबल बॉन्ड O और OH है, इसका अगर हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, NH3 के साथ, NH3 के साथ करवाते हैं, तो इस केस में ये नहीं हटेगा, इस केस में ये हटेगा, तो यहां हम लगा देंगे NH2, ध्यान रखना इस चीज को, यहां पर हम लगा देंगे NH2, CH3 और CH और यहां NH2, जो यहां से हाइड्रोजन निकला है वो हाइड्रोजन और ये क्लोरीन बन जाएगा HCl। यानी अगर HBZ का रिएक्शन है और अमोनिया दिया गया तो यहां पर NH2 नहीं लगाना है, कहां लगाना है, जहां क्लोरीन है वहां लगाना है। अगर HBZ का रिएक्शन है CH3CH और Cl है और C डबल बॉन्ड OH है, और हम अगर रिएक्शन करवाते हैं इसका CN के साथ, KCN के साथ, तो KCN में यहां CN नहीं लगाना है, ये क्लोरीन को हटाना है और वहां Cl लगाना है, CH3CH और यहां Cl लगाएंगे और C डबल बॉन्ड OH और ये बन जाएगा K और वहां से Cl निकला, KCl। तो 2-3 चीज याद रखना है HBZ में, क्या क्या, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के पास अल्फा हाइड्रोजन है, कार्बोक्सिलिक एसिड के पास अल्फा हाइड्रोजन है और उसमें हम यूज करेंगे किसका, Cl2 और Br2 का, और उसमें रेड फास्फोरस लेंगे, ठीक है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के पास CH3C डबल बॉन्ड O और OH है, कार्बोक्सिलिक एसिड के पास अगर अल्फा H है और इसका हम रिएक्शन करवाएंगे Cl2 या Br2 के साथ, किसके प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस, तो यहां पर क्या आएगा, CH और यहां क्या आ जाएगा, अल्फा पे क्लोरीन या ब्रोमीन लग जाएगा। यही है रिएक्शन HBZ वाला, समझ में आ गया। अब इसका रिएक्शन अगर KOH से करवाएंगे तो ये Cl हटेगा और OH लगेगा, NH3 से करवाएंगे तो ये Cl हटेगा, यहां NH2 लगेगा और ये हाइड्रोजन वाला और ये HCl बन जाएगा। अगर KCN से करवाएंगे तो ये Cl हटेगा और CN यहां लगेगा।
समझ में आ गया ना? ये HBZ इस पे स्टार डाल लेना। सब्स्टिट्यूशन वाला हो गया था ना कल? तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का केमिकल रिएक्शन एंड हो गया। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लो, जिसे कॉमन टाइप का नेम आता है। कभी कभी रिएक्शन में कॉमन टाइप का नेम आएगा। कार्बोक्सिलिक ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला COH होल ट्वाइस, यानी COOH और ये COOH, ये क्या है? ऑक्जेलिक एसिड है। अगर इस दो COH के बीच में एक कार्बन आ जाए, दो COH के बीच में एक कार्बन आ जाए, इसको क्या नाम बोलते हैं? माइलोनिक एसिड। तो इसको बोलते हैं माइलोनिक एसिड। माइलोनिक एसिड, इसको ये कॉमन नेम, इसको याद रखना है। अगर दो COH के बीच में क्या आ जाए? दो कार्बन आ जाए, इसको क्या बोलेंगे? सक्सेनिक एसिड। दो अगर कार्बन आ जाए, इसको बोलते हैं सक्सेनिक एसिड। सक्सेनिक एसिड। अगर दो COH के बीच में तीन कार्बन आ जाए, तीन कार्बन अगर आ गया, तो उसको बोलते हैं ग्लूटेरिक एसिड। ग्लूटेरिक एसिड। अगर चार कार्बन आ गया, तो हम उसको बोलेंगे एडिपिक एसिड। इसको हम बोलेंगे एडिपिक एसिड। तो ये है ऑक्जेलिक एसिड। अगर एक कार्बन आ गया तो माइलोनिक एसिड, दो कार्बन आ गया सक्सेनिक एसिड, तीन आ गया तो ग्लूटेरिक एसिड, चार आ गया तो एडिपिक एसिड। ये क्या है, कभी कभी रिएक्शन में नाम से पूछता है। अगर एक बेंजीन रिंग है और उस पे दो COH आ गया, इसको हम बोलते हैं थायलिक एसिड। थायलिक एसिड, पी साइलेंट रहेगा इसमें, थायलिक एसिड। अगर मान लो यहां पर बेंजीन रिंग है और यहां पर आ गया CH2 और COH, इसको क्या नाम बोलेंगे? फिनाइल, फिनाइल एसिटिक एसिड। फिनाइल, ये मेन ग्रुप हो गया ना, ये फिनाइल एज ए सब्स्टिट्यूशन नाम लिया जाएगा, फिनाइल एसिटिक एसिड। फिनाइल एसिटिक एसिड। HCOH मालूम है ना क्या बोला जाता है? इसको क्या बोला जाएगा? ये फॉर्मिक एसिड। और ये एसिटिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड है और ये एसिटिक एसिड है। तो वही वाला यहां लिखा हुआ है, फिनाइल सब्स्टिट्यूशन हो गया मेन ग्रुप में, एसिटिक एसिड कॉमन नेम के जैसा लिखा हुआ है। क्या IPSC नेम नहीं है, कॉमन नेम है। ये फॉर्मिक एसिड हो गया और ये एसिटिक एसिड हो गया। अगर एक कार्बन पे एक CH3 लगा हुआ है
और एक यहां COH लगा हुआ है और एक OH लगा हुआ है और एक H लगा हुआ है, इसको क्या नाम बोलेंगे? लैक्टिक एसिड। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आ रहा था, लैक्टिक एसिड। ये कायरल सेंटर है, लैक्टिक एसिड LSC है। लैक्टिक एसिड तो एक कार्बन पे अगर एक OH आ गया और एक COH आ गया, एक H आ गया, एक CH3 आ गया, उसको लैक्टिक एसिड के नाम से जानते हैं। आइसो ब्यूटेरिक एसिड कैसे लिखेंगे? आइसो ब्यूटेरिक एसिड, आइसो ब्यूटेरिक एसिड। आइसो का मतलब क्या हो गया? ये आइसो है, ब्यूटेरिक एसिड, मीथेन इथेन प्रोपेन, ब्यूटेरिक, आइसो ब्यूटेरिक एसिड। जब रिएक्शन वगैरह देता है तो डायरेक्ट नाम लिखता है, माइलोनिक एसिड, सक्सनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, एडिपिक एसिड, लैक्टिक एसिड, थैलिक एसिड, आइसोब्यूटेरिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड है। लिख लिए। तो कार्बोक्सिलिक का प्रिपरेशन हमने देखा, तो बताओ कार्बोक्सिलिक का प्रिपरेशन कैसे कैसे किया जा रहा था? कार्बोक्सिलिक कैसे प्रिपेयर हो रहा था? एक तो अल्कोहल को, प्राइमरी अल्कोहल को हम क्या कर रहे थे? ऑक्सीडाइज कर रहे थे ना। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडाइज किसके प्रेजेंस में? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन कौन? K2Cr2O7 और KMnO4 और जॉन्स रिएजेंट। समझ में आया क्या? और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हम कर रहे थे, माइल्ड ऑक्सीडेशन, किसके प्रेजेंस में? टॉलरेंट रिएजेंट और फिलिंग सॉल्यूशन के साथ। उसके बाद तीसरा हमने बताया था हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड। अगर हम साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, साइनाइड का कर लो, ईस्टर का कर लो, एनहाइड्राइड का कर लो और अमाइड का कर लो। ये 4-5 हाइड्रोलाइसिस से क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक। उसके बाद ग्रिग्नाइड बताया था। ग्रिग्नाइड का रिएक्शन किसके साथ कराया जा रहा था? सॉलिड ड्राई आइस के साथ, सॉलिड CO2 के साथ, ड्राई आइस CO2 के साथ। तो ग्रिग्नाइड उस पर अटैक मारता था और कार्बोक्सिलिक बनता था आफ्टर हाइड्रोलाइसिस। ठीक है। उसके बाद 3 क्लोरीन लगा रहता था, उसके 3 क्लोरीन को हम कैसे रिप्लेस करते थे? 3 OH से, और कार्बोक्सिलिक बनाते थे। उसके बाद हमने केमिकल रिएक्शन बताया। केमिकल रिएक्शन में पहला रिएक्शन हमने बोला PCl3 के साथ, PCl5 के साथ और SOCl2 के साथ। तो OH हटाओ और Cl लगाओ। उसमें सबसे बेस्ट मेथड कौन है बनाने का? एसिड क्लोराइड। यानी कुल मिला के हम एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड हैलाइड भी बना सकते हैं, अमाइड भी बना सकते हैं, एनहाइड्राइड भी बना सकते हैं और ईस्टर भी बना सकते हैं। OH को हटाना है, OCH3 को लगाना है, OH को हटाना है, NH2 को लगाना है। समझ में आया क्या? नेक्स्ट क्लास में ये बता देंगे कौन किसको रिप्लेस करता है। तो देखो OH को Cl रिप्लेस कर सकता है और OH को OR रिप्लेस कर सकता है, OH को NH2 रिप्लेस कर सकता है, OH को एनहाइड्राइड वाला पार्ट रिप्लेस कर सकता है। ठीक है। तो इसमें ये भी ध्यान में रखना है कौन किसको रिप्लेस करता है। नेक्स्ट क्लास में उसको हम, उसके बाद हमने रिडक्शन पढ़ाया। रिडक्शन में कौन सा रिडक्शन यूज किया था? स्टीफेन वाला और एक रेड फास्फोरस वाला, उसको ध्यान में रखने का। उसके बाद हमने रिडक्शन के बाद डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में 4 मेथड बताया।
एक सिंपली कार्बोक्सिलिक का और एक अल्फा कीटो का, एक बीटा कीटो का और एक जेमिनल कार्बोक्सिलिक का। उसके बाद एसबीजेड रिएक्शन आया था। एसबीजेड नेम रिएक्शन उसको डायरेक्ट याद रखने का। समझ में आ गया? तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गया। अब इसमें जिसे तुम अगर अपना टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो उसमें कार्बोक्सिलिक के बारे में ज्यादा महाराष्ट्र बोर्ड में नहीं दिया हुआ है, उसमें केवल एसिडिक और बेसिक दिया हुआ है। एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, बेसिक स्ट्रेंथ बुक लाए क्या महाराष्ट्र बोर्ड का? एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ केवल उतना ही दिया हुआ है। तो वो चीजें हमने जीओसी में पढ़ाया था, तो यहाँ पर मैं तुम लोग थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहा हूं कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। ठीक है, हालांकि वो जीओसी में हुआ था। तो हेडिंग डालना एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना होता तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? एसिडिक स्ट्रेंथ अगर चेक करना हो तो सबसे पहले क्या करते हैं? हम उसको कॉन्जुगेट बनाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। तो लिखो क्वेश्चन। अगर मान लो यहां पर लगा हुआ है COOH है और यहां लगा हुआ है CH3, यहां पर है COOH है और यहां लगा हुआ है NO2 और यहां पर सब पैरा पे ले रहे हैं अभी। COOH है और यहां लगा हुआ है OCH3 और यहां लगा हुआ है COOH, केवल बेंजोइक है। तो मुझे बताओ 1 2 3 में 1 2 3 और 4 में एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है? 1 2 3 4 में एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है? उसके बाद सीक्वेंस बताओ किसका ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा किसका होगा? 2 का। 2 के बाद 4, 4 के बाद 1, 1 के बाद। अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे? यहां कंजुगेट लगाएंगे, यहां हम लगाएंगे कंजुगेट, यहां हम लगाएंगे कंजुगेट। अब इसका हमें क्या चेक करना है? स्टेबिलिटी। अब इस ग्रुप को देखेंगे तो ये ग्रुप कैसा है, यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इसको और अनस्टेबल बनाएगा और वो भी पैरा पोजिशन पे। ये NO2 कैसा है? -M, इसको स्टेबल करेगा, ये खींचेगा। और ये इसको +M है, ये इसको और अनस्टेबल करेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है ना इसमें? उसके बाद कौन है? ये स्टेबल है क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, 4 है। उसके बाद अब ये दोनों इसको अनस्टेबल कर रहा है, तो ये हाइपर से अनस्टेबल कर रहा है और ये रिजोनेंस से, मेजोमेरिक से अनस्टेबल कर रहा है। तो इसमें अनस्टेबिलिटी क्या होगा? ज्यादा होगा, तो इसमें लास्ट में आएगा। ये उससे ज्यादा स्टेबल है, यानी कुल मिलाकर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर ही लिख रहे हैं। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा इसका है, तब इसका होगा, तब इसका होगा, तब इसका होगा। समझ में आ गया? ये नेक्स्ट लिखना, अगर यहां पर COOH है और यहां पर NO2 है और यहां पर COOH है और यहां NO2 है और यहां पर COH है और यहां पर NO2 है और फोर्थ वन जो है केवल बेंजोइक है। फोर्थ वन जो है वो केवल बेंजोइक है। फोर्थ वन जो है वो केवल बेंजोइक है। तो मुझे बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा?
कौन सा होगा? 1 2 3 4। कौन सा ऑर्डर होगा? कौन सा? 3 3 1 4 2। और किसी का दूसरा ऑर्डर? श्रेयस 1 3 2 4। क्या होगा ऑर्डर इसका? है? ये गलत है। 1 3 2 4 ये करेक्ट है। कैसे? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। ये इसकी किस पोजीशन पे है? ऑर्थो पे। तो ये क्या हो जाएगा? आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ये कहां चला जाएगा? आउट ऑफ प्लेन। जो ये ऐसे था वो ऐसे हो जाएगा। जब ऐसे होगा, ये जो ऐसे था वो ऐसे हो गया, और ऐसे होने से क्या होगा इसको? अब केवल रिजोनेंस जो था वो केवल इसमें होगा, और रिजोनेंस ऑक्सीजन ऑक्सीजन में बहुत क्या होता है? स्टेबल होता है। सेम एटम के बीच में स्टेबल होता है। तो यहां हम इसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। पढ़ाया था ना SIR इफेक्ट। इसको बोलते हैं SIR इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिटेशन ऑफ रिजोनेंस। यानी रिजोनेंस रोक दिया इस रिंग से, और अच्छा हो गया, इसके लिए बेनिफिट हो गया। रिजोनेंस रोक दिया तो सेम एटम के बीच में होने लग गया। यहां जो रिजोनेंस हो रहा था कार्बन एटम के बीच में भी हो रहा था, तो ये इनके बीच में, यानी जहां SIR लगता है उसको बेनिफिट होता है, एसिडिक बढ़ा देता है इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक। तो यहां SIR बोलो या ऑर्थो इफेक्ट बोलो, ऑर्थो इफेक्ट बोलो। इसके वजह से ये बल्किनेस दोनों के स्टेरिक रिपल्सन की वजह से आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, और आउट ऑफ प्लेन जाने से रिजोनेंस रुक जाएगा। यानी कुल मिला के स्टेरिक इनहिबिटेशन ऑफ, स्टेरिक मतलब रिपल्सन की वजह से, इनहिबिटेशन मतलब रुक गया क्या? रिजोनेंस। इनके बीच में रिजोनेंस रुक गया इस रिंग के साथ, इनके बीच में हो रहा है, जो कि काफी स्टेबल हो जाता है। तो यहां ऑर्थो इफेक्ट बोलेंगे। यहां क्या लग रहा है? मेटा। ये मेटा पे है, तो इसके लिए -m का काम नहीं करेगा। कैसा काम करेगा? -I का, क्योंकि ये मेटा पोजिशन पे है, ये -I काम करेगा, और ये इसका पैरा पोजिशन पे है। तो पैरा पे कैसा ट्रीट होगा? -m, और इसमें कुछ भी नहीं है। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? फर्स्ट वाला। उसके बाद ये, क्योंकि ये -m से खींच रहा है। उसके बाद सेकेंड, और उसके बाद फोर्थ। अब क्या करना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेना, अभी कभी लिखो। NO2 का हटाना और वहां OH लगाना, NO2 का हटाना और वहां OH लगाना। कल उसको डिस्कशन करेंगे। यहां सब जगह NO2 का हटाओ और OH लगाओ। लिखो NO2 का हटाओ और OH लगाओ। तो ये सब चीजें हम GOC में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर केवल आज रिवाइज करवा रहा हूं। अब कल टेक्स्ट बुक और लेके आओ, बुक लेके आओ अपना, या तो डाइजेस्ट है तुम्हारे पास तो वो लेके आओ, नहीं तो अगर महाराष्ट्र का टेक्स्ट बुक है तो वो लेके आओ।